दोस्तों, अगर आप जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो एक बार इस कहानी को जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान की कामयाबी की नहीं बल्कि उस अटूट जिद की है जिसने मिट्टी से उठकर आसमान छूने का इतिहास रच दिया। आज हम आपको एक ऐसे लड़के के सफर पर ले जा रहे हैं जिसने गरीबी को अपना भाग्य मानने से साफ इनकार कर दिया था। सोचिए, एक नौजवान जो यमन के एक पेट्रोल पंप पर मामूली नौकरी करता था, जिसकी जेब में भविष्य के नाम पर सिर्फ चंद रुपए और आंखों में बड़े बड़े सपने थे। जब वो मुंबई की गलियों में उतरा तो उसके पास न तो कोई बड़ा बैंक बैलेंस था और न ही किसी रसूखदार का हाथ। उसके पास थी तो बस एक आग, कुछ ऐसा करने की जिससे दुनिया उसे याद रखे। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े उद्योगपति धीरूभाई अंबानी की। धीरूभाई का जीवन हमें सिखाता है कि अवसर हर जगह मौजूद होते हैं, बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। 1980 के दशक का वो दौर जब भारत में व्यापार करना कांटों भरी राह जैसा था। हर कदम पर लाइसेंस राज की पाबंदियां और सीमित संसाधन थे। ऐसे माहौल में धीरूभाई ने पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनिंग जैसे उन क्षेत्रों में कदम रखने का साहस किया जहां जाने की हिम्मत बड़े बड़े घराने नहीं कर पाते थे। जब आलोचकों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत बड़ा है, तब धीरूभाई ने गरजकर जवाब दिया था, भारत छोटा नहीं है, हमारी सोच छोटी है। यहीं से हजीरा का वो सपना सच होना शुरू हुआ जिसने भारत को आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा दी। धीरूभाई सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि देश का हर आम आदमी उनकी कंपनी की तरक्की का हिस्सा बने। उन्होंने भारत में शेयरधारक संस्कृति को जन्म दिया और आम लोगों को भरोसा दिलाया कि एक साधारण निवेश भी आपकी किस्मत बदल सकता है। उनके लिए रिलायंस सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का एक साझा परिवार था। उनका नेतृत्व अनोखा था। वे कहते थे, अगर आप देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे तो देश आपको बड़ा बना देगा। आज रिलायंस का जो विशाल साम्राज्य हम देख रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, रिटेल हो या ऊर्जा, ये सब उसी एक बीज का फल है जो धीरूभाई ने अपनी कड़ी मेहनत और विजन से बोया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं उस साधारण लड़के की असाधारण गाथा जिसने न सिर्फ अपना भाग्य बदला बल्कि पूरे भारत के आत्मविश्वास को एक नई उड़ान दी। इस कहानी का हर मोड़ आपको सिखाएगा कि अगर नीयत साफ हो और इरादे फौलादी तो नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता। सौराष्ट्र के समुद्र किनारे बसे छोटे से गांव चोरवाड़ में एक दुबला पतला लड़का हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता था। घर कच्चा था, आमदनी सीमित थी, लेकिन उस लड़के की आंखों में कुछ अलग चमक थी। उसका नाम था धीरजलाल हीराचंद अंबानी। बाद में दुनिया उसे धीरूभाई अंबानी के नाम से जानेगी, लेकिन तब वो सिर्फ एक साधारण परिवार का बेटा था जिसके पिता स्कूल में मास्टर थे और मां गृहिणी। धीरूभाई का बचपन अभावों में बीता, मगर उन्होंने कभी अभावों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। वे बचपन से ही मेले में जाकर चीजें बेचते, चने मुरमुरे के पैकेट बनाते और मुनाफे नुकसान का हिसाब लगाते थे। उन्हें पैसों से ज्यादा हिसाब में दिलचस्पी थी। कौन सी चीज कितने में खरीदी, कितने में बिकी, यहीं से उनके भीतर का व्यापारी जाग चुका था। पढ़ाई में वे औसत थे, लेकिन जीवन की पढ़ाई में तेज। किशोर उम्र में ही उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं करनी, उन्हें कुछ बड़ा बनना है। यही सोच उन्हें 16 साल की उम्र में घर से दूर ले गई, यमन के अदन शहर तक। उस समय अदन एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। वहां धीरूभाई को एबेसे एंड कंपनी में पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली। पेट्रोल पंप पर खड़े होकर धीरूभाई सिर्फ गाड़ियों में ईंधन नहीं भरते थे, वे लोगों की बातचीत, कीमतों का उतार चढ़ाव और व्यापारियों के सौदे ध्यान से सुनते थे। वे देखते थे कि एक ही माल अलग अलग देशों में अलग अलग दामों पर बिक रहा है। यही उन्हें समझ आया कि असली खेल जानकारी और समय का है। जो पहले समझ गया वही आगे निकला। कुछ ही सालों में वे कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारी बन गए। उन्हें क्लर्क और फिर ट्रेडिंग से जुड़े काम मिले। अब वे आयात निर्यात के कागज देखते, मुद्रा विनिमय समझते और सौदे तय होते हुए देखते। यहीं धीरूभाई ने सीखा कि व्यापार में डर सबसे बड़ी रुकावट है। वे अपने भीतर एक आत्मविश्वास पैदा कर चुके थे, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। 1958 में वे भारत लौटे। जेब में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन दिमाग में साफ योजना थी। उन्होंने मुंबई का रुख किया, वो शहर जहां सपने टूटते भी हैं और बनते भी हैं। मुंबई में उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलील दमानी के साथ मिलकर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की नींव रखी। शुरुआती पूंजी सिर्फ 15,000 रुपए थी, लेकिन हौसला करोड़ों का। शुरुआत उन्होंने मसालों और पॉलिएस्टर यार्न के व्यापार से की। बाजार में पहले से बड़े खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन धीरूभाई ने एक अलग रास्ता चुना। वे सीधे ग्राहकों और छोटे व्यापारियों से जुड़े। वे जानते थे कि भरोसा जीत लिया तो बाजार अपने आप मिलेगा। वे गुणवत्ता पर समझौता नहीं करते थे और कीमतें ऐसी रखते थे कि ग्राहक बार बार लौटे। धीरे धीरे रिलायंस नाम जाना जाने लगा। लेकिन धीरूभाई यहीं रुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने देखा कि भारत कपड़े और कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर है।
उनके मन में एक सवाल उठा, जब भारत में सब कुछ बनाने की क्षमता है तो हम बाहर क्यों देखें? यही सवाल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। 1970 के दशक में उन्होंने टेक्सटाइल उद्योग में बड़ा दांव लगाया। विमल ब्रांड के साथ उन्होंने भारतीय बाजार में कदम रखा। ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये आम आदमी के सपनों का कपड़ा था। ओनली विमल का नारा इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग इसे गुणवत्ता का पैमाना मानने लगे। धीरूभाई ने पहली बार मध्यम वर्ग को ये एहसास दिलाया कि अच्छा पहनना सिर्फ अमीरों का हक नहीं, लेकिन इतना बड़ा विस्तार करने के लिए पूंजी चाहिए थी। यहीं धीरूभाई ने वो कदम उठाया जिसने भारतीय शेयर बाजार की दिशा बदल दी। 1977 में रिलायंस का आईपीओ आया। उस समय आम आदमी शेयर बाजार से डरता था, लेकिन धीरूभाई ने उन्हें भरोसा दिया, ये कंपनी आपकी है। लाखों छोटे निवेशकों ने पहली बार शेयर खरीदे। धीरूभाई अक्सर कहते थे, मेरी असली ताकत ये छोटे निवेशक हैं। उन्होंने कंपनी और आम जनता के बीच एक भावनात्मक रिश्ता बना दिया। यही वजह थी कि जब भी रिलायंस पर संकट आया, छोटे निवेशक दीवार बनकर खड़े रहे। सफलता के साथ साथ विरोध भी आया, आरोप लगे, साजिशें हुई, नियम बदले गए, लेकिन धीरूभाई घबराए नहीं। वे मानते थे कि हर संकट एक नया रास्ता दिखाता है। वे अक्सर अपनी टीम से कहते, समस्या को नहीं, समाधान को देखो। इस दौर में धीरूभाई की एक खास आदत सामने आई, वे भविष्य में जीते थे। वे आज का नहीं, आने वाले 10-20 सालों का भारत देखते थे। उन्हें लगता था कि देश बदलेगा, लोगों की जरूरतें बदलेंगी और जो पहले तैयारी करेगा वही आगे रहेगा। यहीं से उनकी सोच और बड़ी हो गई। वे चाहते थे कि कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक सब कुछ देश में बने। यही सोच आगे चलकर पेट्रोकेमिकल्स और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों की नींव बनी, लेकिन ये कहानी अभी आगे बढ़नी बाकी है। धीरूभाई अंबानी की इस पहली यात्रा में एक बात साफ दिखती है, वे साधारण परिस्थितियों से निकलकर असाधारण सपने देखने वाले इंसान थे। उनके पास न विरासत थी, न बड़ी पूंजी, सिर्फ दूरदर्शिता, जोखिम लेने की हिम्मत और लोगों पर भरोसा था। धीरूभाई अंबानी अब उस मोड़ पर खड़े थे जहां पीछे लौटना आसान था, लेकिन आगे बढ़ना इतिहास रच सकता था। विमल की सफलता और शेयर बाजार में आम निवेशकों का भरोसा उन्हें ताकत दे चुका था। अब उनका सपना सिर्फ एक कंपनी चलाने का नहीं था, वे भारत की औद्योगिक सोच बदलना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो उत्पादन की जड़ें देश के भीतर गहरी करनी होंगी। 1980 के दशक में भारत का माहौल कठिन था। लाइसेंस परमिट राज, सीमित विदेशी तकनीक और पूंजी की तंगी हर कदम पर बाधाएं थीं। लेकिन धीरूभाई ने बाधाओं को चुनौती समझा। उन्होंने पॉलिएस्टर से पेट्रोकेमिकल्स तक का रास्ता देखा। ये जोखिम भरा था, पर गणना के साथ। वे जानते थे कि कच्चे तेल से लेकर फाइबर तक अगर एक ही छत के नीचे सब हो तो लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। यहीं से हजीरा का सपना जन्मा। गुजरात के तट पर एक विशाल औद्योगिक परिसर, जहां रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स और फाइबर एक दूसरे से जुड़े हों। उस समय कई लोगों ने कहा, यह भारत के लिए बहुत बड़ा है। धीरूभाई ने जवाब दिया, भारत छोटा नहीं है, सोच छोटी है। उन्होंने विश्वस्तरीय तकनीक मंगाई, विशेषज्ञ जोड़े और भारतीय इंजीनियरों पर भरोसा किया। हजीरा परियोजना सिर्फ एक प्लांट नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता का घोषणापत्र थी। इसके साथ ही रिलायंस ने पैमाने की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हथियार बनाया। बड़े पैमाने पर उत्पादन, कम लागत, बेहतर कीमत। ये वही सूत्र था जिसने रिलायंस को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। लेकिन सफलता के साथ संघर्ष भी बढ़े। नियामक दबाव, राजनीतिक आरोप और बाजार की सख्त प्रतिस्पर्धा, सब कुछ सामने था। धीरूभाई की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी टीम। वे लोगों को आदेश नहीं देते थे, वे उन्हें सपना देते थे। वे कहते, अगर आप देश के लिए कुछ बड़ा करेंगे तो देश आपको बड़ा बनाएगा। ये विश्वास कर्मचारियों में ऊर्जा भर देता था। 1990 के दशक में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की राह पकड़ी। धीरूभाई इस पल के लिए तैयार थे। जिन क्षेत्रों में वे पहले से निवेश कर चुके थे, वहां अब रफ्तार दोगुनी हो गई। रिलायंस ने वैश्विक कंपनियों से टक्कर ली और जीती। रिफाइनिंग क्षमता बढ़ी, पेट्रोकेमिकल्स में बढ़त बनी और टेक्सटाइल से लेकर ऊर्जा तक एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा हुआ। धीरूभाई का एक और बड़ा योगदान था शेयरधारक संस्कृति। वे आम आदमी को बताते थे कि कंपनी की तरक्की में उसका भी हिस्सा है। वार्षिक सभाओं में उनका संबोधन सिर्फ रिपोर्ट नहीं होता था, वो उत्सव होता था। लोग खुद को रिलायंस परिवार का हिस्सा मानते थे। यही वजह थी कि संकट के समय भी निवेशकों का भरोसा डिगा नहीं। उनकी नेतृत्व शैली अनोखी थी। वे जोखिम लेते थे, पर आंख बंद करके नहीं। वे आंकड़ों, बाजार और भविष्य तीनों को जोड़कर निर्णय लेते थे। वे असफलताओं से डरते नहीं थे, वे उन्हें सीख मानते थे। कई बार योजनाएं बदलीं, पर लक्ष्य नहीं बदला। भारत में विश्वस्तरीय उद्योग परिवार उनके लिए अहम था। उन्होंने अपने बेटों मुकेश और अनिल को जिम्मेदारी दी, उन्हें सीखने दिया।
वे मानते थे कि अगली पीढ़ी को सिर्फ विरासत नहीं, दृष्टि देनी चाहिए। 2002 में उनके निधन से पहले तक वे सक्रिय रहे, सोचते रहे, योजनाएं बनाते रहे। धीरूभाई के जाने के बाद भी उनकी सोच जीवित रही। रिलायंस ने नए क्षेत्रों में कदम रखा, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, रिटेल और करोड़ों भारतीयों की जिंदगी को छुआ। ये विस्तार उस बीज का फल था जो उन्होंने दशकों पहले बोया था। बड़ा सोचो, देश के साथ बढ़ो। धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं, हिम्मत की कहानी है। एक साधारण परिवार से निकलकर वैश्विक मानकों तक पहुंचना ये बताता है कि सपने सीमाओं के मोहताज नहीं होते। उन्होंने सिखाया कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और लोग साथ हों तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। उनका जीवन हमें ये सबक देता है। अवसर वहां मिलते हैं जहां नजर होती है। जोखिम वही ले जो सीखने को तैयार हो। लोगों को साथ लेकर चलो, वही असली पूंजी है। देश की जरूरत को अपना सपना बनाओ। पेट्रोल पंप से शुरू होकर भारत के औद्योगिक नक्शे को बदल देने तक धीरूभाई अंबानी ने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, आत्मविश्वास की विरासत छोड़ी। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आपके सपनों में जान है तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि धीरूभाई की कौन सी बात ने आपके दिल को छुआ। याद रखिए, सोच बदलो तो दुनिया बदलेगी।